नमस्कार दोस्तों। रोशनी कोचिंग सेंटर में मैं आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं आप लोगों को एनसीईआरटी का इतिहास कक्षा 6 का पढ़ाने वाला हूं। दोस्तों, इससे पिछला वीडियो में मैं आपको पार्ट नंबर 1, 2 और 3 तीनों का रिवीजन करवा चुका हूं। आज मैं आप लोगों को पार्ट 4, 5 और 6 रिवीजन करवाएंगे। तो चलिए दोस्तों, बिना विलंब किए हुए स्टार्ट करते हैं। अध्याय 4 का नाम है आरंभिक नगर। तो चलिए अध्याय 4 का रिवीजन कीजिए। देखिए, अध्याय 4 का पहला नंबर पॉइंट है, लगभग 150 साल पहले जब पंजाब में पहली बार रेलवे लाइनें बिछाई जा रही थी तो हड़प्पा पूरा स्थल मिला, जो वर्तमान में पाकिस्तान में पड़ रहा है। दोस्तों, याद रखना है ये पॉइंट। जब पहली बार 150 साल पहले पंजाब में रेलवे लाइन बिछाई जा रही थी तो हड़प्पा का एक पूरा स्थल मिला, जिसे जो अभी वर्तमान में पाकिस्तान में स्थित है। अगला पॉइंट देखिए, इस नगर की खोज सबसे पहले हुई थी और इसलिए बाद में मिलने वाले इस तरह के सभी पुरा स्थलों में जो इमारतों और चीजें मिली उन्हें सभ्यता की इमारतें कहा गया। इन शहरों का निर्माण लगभग 4700 साल पहले हुआ था। याद रखना है। अगला देखिए, इन नगरों को प्रायः 2 भागों में विभाजित किया गया था। पश्चिमी भाग छोटा था और यह ऊंचाई पर था। याद रखना है, पश्चिमी भाग कैसा था? छोटा था लेकिन ऊंचाई पर था। और पूर्वी हिस्सा बड़ा था लेकिन ये निचले भाग में स्थित था, ज़्यादा ऊंचाई पे नहीं था। इसलिए ऊंचाई वाले भाग को पुरातत्वविदों ने नगर दुर्ग कहा और निचले हिस्सा को निचला नगर कहा। याद रखिएगा दोस्तों, पश्चिमी भाग जो छोटा था, ऊंचाई पे बना था, इसलिए इसे नगर दुर्ग कहा गया। लेकिन पूर्वी भाग जो बहुत बड़ा हिस्सा था लेकिन इसकी ऊंचाई कम थी, इसलिए निचला नगर कहा गया इसे। अगला पॉइंट देखिए, दीवार बनाने के लिए ईंटों की चिनाई इस तरह करते थे जिससे कि दीवार खूब मजबूत रहे। दोस्तों, मोहनजोदड़ो में खास तरह का तालाब बनाया गया था जिसे पुरातत्वविदों ने महान स्नानागार का नाम दिया। इस तालाब को बनाने में ईंटों प्लास्टर का इस्तेमाल किया गया था। इसमें पानी के रिसाव को रोकने के लिए प्लास्टर के ऊपर चारकोल की परत चढ़ाई गई थी। अगला पॉइंट देखिए, कालीबंगा और लोथल जैसे अन्य नगरों में अग्निकुंड मिले हैं। अग्निकुंड कहाँ मिला है दोस्तों? तो कालीबंगा और लोथल जैसे अन्य नगर में। हड़प्पा, मोहनजोदड़ो और लोथल जैसे कुछ नगरों में बड़े बड़े भंडार गृह मिले हैं। घर आमतौर पर 1 या 2 मंजिले होते थे। घर के आंगन के चारों ओर कमरे बनाए जाते थे। अधिकांश घरों में एक अलग अलग स्नान घर होता था और कुछ घरों में कुएं भी होते थे। आगे देखिए, घरों की नालियों को सड़कों की नालियों से जोड़ दिया जाता था, जो बाद में नालों में मिल जाती थी और नालों के ढके होने के कारण इनमें जगह जगह मेन होल बनाए गए थे, जिनके जरिए इनकी देखभाल और सफाई की जाती थी। अगला पॉइंट है, हड़प्पा की लिपि को पढ़ने में अभी तक सफलता प्राप्त नहीं हुई है। पुरातत्वविदों को जो चीजें वहां मिली है उनमें अधिकतर पत्थर, शंख, तांबे, कांसे, सोने और चांदी जैसी धातुओं से बनाई गई थी। यहाँ सबसे आकर्षक वस्तुओं में मन के बाट और फलक है।
दोस्तों, हड़प्पा सभ्यता के लोग पत्थर की मोहरें बनाते थे। इन आयताकार मोहरों पर सामान्यतः जानवरों के चित्र मिलते हैं। हड़प्पा सभ्यता के लोग काले रंग के डिजाइन वे खूबसूरत लाल मिट्टी के बर्तन बनाते थे। याद रखना है, हड़प्पा सभ्यता के लोग किस रंग के, तो काले रंग के डिजाइन और खूबसूरत लाल मिट्टी के बर्तन बनाते थे। संभवतः 7000 साल पहले मेहरगढ़ में कपास की खेती होती थी। याद रखिएगा, मेहरगढ़ में कपास की खेती होती थी और कितने साल पहले, तो 7000 साल पहले। अगला पॉइंट देखिए, मोहनजोदड़ो से कपड़े के टुकड़े के अवशेष चांदी की वस्तुओं से चिपके हुए मिले हैं। पकी मिट्टी तथा फेयंस से बनी तकलियां सूत कटाई का संकेत देती है। दोस्तों, मोहनजोदड़ो से जो कपड़े के अवशेष मिले हैं, चांदी की वस्तु से चिपकी हुई मिले हैं और पकी मिट्टी और फेंस से बनी तकलियां सूत कटाई का संकेत देती है। फिर देखिए, पत्थर और शंख प्राकृतिक तौर पर पाए जाते हैं, लेकिन फेंस को कृत्रिम रूप से तैयार किया जाता है। बालू या स्फटिक पत्थरों के चूर्ण को गोंद में मिला करके उनसे वस्तु बनाई जाती थी। अगला देखिए, फेंस से मन के चूड़ी, बाले और छोटे बर्तन बनाए जाते थे। फेंस से क्या क्या बनता था? चूड़ियाँ बनती थी, बाले बनता था और छोटे बर्तन भी बनता था। हड़प्पा के लोगों को कई चीजें वही मिलती थी, लेकिन तांबा, लोहा, सोना, चांदी और बहुमूल्य पत्थरों जैसे पदार्थों को वे दूर दूर से आयात करते थे। हड़प्पा के लोग तांबे का आयात संभवतः आज के राजस्थान से करते थे। याद रखिएगा दोस्तों, तांबे का आयात कहाँ से किया जाता था? तो राजस्थान से। और यहाँ तक कि पश्चिमी एशियाई देश ओमान से भी तांबे की आयात होती थी। ओमान से भी तांबा का आयात किया जाता था। आयात मतलब होता है दोस्तों दूसरी जगह से अपने यहाँ सामान मंगवाना और अपने यहाँ से दूसरी जगह भेजना निर्यात कहलाता है। अगला पॉइंट देखिए, कांसा बनाने के लिए तांबे के साथ मिलाई जाने वाली धातु टीन है। तो दोस्तों, कांसा किस किस धातु से मिलकर के बना हुआ है? तो तांबा और टीन का जो है मिश्रण है कांसा। और आधुनिक ईरान और अफगानिस्तान से किया जाता था तांबा का आयात। याद रखना है, ईरान और अफगानिस्तान से तांबा का आयात किया जाता था। आगे देखिए, सोना का आयात कर्नाटक से किया जाता था। सोना का आयात आधुनिक कर्नाटक से किया जाता था। बहुमूल्य पत्थर का आयात गुजरात से, ईरान से और अफगानिस्तान से किया जाता था। बहुमूल्य पत्थर कहाँ से लाया जाता था? गुजरात, ईरान और अफगानिस्तान से। फिर देखिए, हड़प्पा के लोग गेहूं, जौ, दालें, मटर, धान, तिल और सरसों उगाते थे। जमीन की जुताई के लिए हल का प्रयोग एक नई बात थी। हड़प्पा काल के हल तो नहीं बच पाए हैं क्योंकि वे प्रायः लकड़ी से बनाए जाते थे, लेकिन हल के आकार के खिलौने मिले हैं। याद रखना है दोस्तों, हल के आकार का खिलौना मिला है हड़प्पा कालीन। अगला देखिए, कच्छ के इलाकों में खदीर के बेत के किनारे धौलीवारा नगर बसा था। वहाँ साफ पानी मिलता था और जमीन उपजाऊ भी थी। अगला पॉइंट देखिए, यहाँ ध्यान देने की बात है, जहाँ हड़प्पा सभ्यता के नगरों को दो भागों में विभक्त किया गया था, वहीं धौलीवारा नगर को भी 3 भागों में बांटा गया था। इसके हर हिस्से के चारों ओर पत्थर की ऊंची ऊंची दीवार बनाई गई थी। इसके अंदर जाने के लिए बड़े बड़े प्रवेश द्वार थे। अगला पॉइंट है, यहाँ के अभिलेखों को संभवतः लकड़ी में जला गया था। यह एक अनोखा अवशेष है क्योंकि आमतौर पर हड़प्पा के
लेख, मुहर जैसी छोटी वस्तुओं पर पाए जाते थे। अगला पॉइंट देखिए, गुजरात की खंभात खाड़ी में मिलने वाली साबरमती एक उपनदी के किनारे बसा लोथल नगर ऐसे स्थान पर बसा था जहां कीमती पत्थर जैसे कच्चा माल आसानी से मिल जाता था। दोस्तों, गुजरात की खंभात की खाड़ी से मिलने वाली साबरमती एक उपनदी के किनारे बसा लोथल नगर है और यहाँ से कीमती पत्थर कच्चा माल के रूप में मिल जाता था आसानी से। उसके बाद देखिए, लोथल में बंदरगाह था जहां समुद्र के रास्ते आने वाली नावें रुकती थी। लोथल में मन के बनाने का काम होता था। फिर देखिए, मोहरों का प्रयोग सामान से भरे उन डब्बों या थैलों को चिन्हित करने के लिए किया जाता था जिन्हें एक जगह से दूसरी जगह भेजा जाता था। सभ्यता का अंत लगभग 3900 साल धीरे धीरे संभवतः होने लगा था। सभ्यता का अंत दोस्तों कब होने लगा था? तो 3900 साल पहले धीरे धीरे होने लगा था। आधुनिक पाकिस्तान के सिंध और पंजाब की बस्तियां उजड़ गई थी और कई लोग पूर्व और दक्षिण इलाकों में नई और छोटी बस्तियों में जाकर बस गए थे। आगे है, इसके लगभग 1400 साल बाद नए नगरों का विकास हुआ था। मिस्र का अधिकांश भाग रेगिस्तान था दोस्तों। मिस्र का अधिकांश भाग कैसा था? रेगिस्तान था। दुनिया के इतिहास में शवों दफनाने की परंपरा को देखते हुए मिस्र में सबसे ज्यादा धन दौलत खर्च किया जाता था। दोस्तों, शव को दफनाने के लिए मिस्र में बहुत ज्यादा धन संपत्ति या दौलत खर्च किया जाता था। इन शवों को ममी कहा जाता था। मिस्र में शवों को क्या कहा जाता था? तो ममी के नाम से जाना जाता है। तांबा की प्राप्ति राजस्थान से हुई थी, सोना की प्राप्ति कर्नाटक से हुई थी और टीन की प्राप्ति अफगानिस्तान में हुई। बहुमूल्य पत्थर की प्राप्ति गुजरात में हुई दोस्तों। मेहरगढ़ में कपास की खेती लगभग 7000 साल पहले हुई थी। याद रखना है, मेहरगढ़ में कपास की खेती होती थी 7000 साल पहले। और नगरों का आरंभ लगभग कब हुआ था? तो 4700 साल पहले नगरों का आरंभ शुरू हुआ था दोस्तों। हड़प्पा के नगरों के अंत की शुरुआत लगभग 3900 साल पहले हुई थी। हड़प्पा के नगर का अंत कब शुरू हुआ था? तो 3900 साल पहले। और अन्य नगरों का विकास 2500 साल पहले हुआ। इस तरह से अध्याय 4 का जितना भी महत्वपूर्ण पॉइंट था आप रिवीजन कर लिए। अब चलिए कक्षा 5 जिसका नाम है क्या बताती है हमें किताबें और कब्रें। दोस्तों, एनसीईआरटी का इतिहास है, यह कक्षा 6 का है। आप अध्याय नंबर 5 पढ़ेंगे। अध्याय नंबर 5 का नाम है क्या बताती है हमें किताबें और कब्रें। तो चलिए दोस्तों, इस पाठ को हम लोग ध्यान से पढ़ते हैं और रिवीजन करते हैं। देखिए, आप इससे पहले पिछले वाला वीडियो सब में भी देख चुके हैं। वेदों की संख्या यहाँ बताया गया है दोस्तों। वेदों की संख्या 4 है। पहला वेद है ऋग्वेद, उसके बाद है सामवेद, उसके बाद है यजुर्वेद और चौथा नंबर है दोस्तों अथर्ववेद। ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद वेदों की संख्या 4 है। इन सबों में सबसे पुराना वेद है दोस्तों ऋग्वेद और इसकी रचना 3500 साल पहले हुई थी और ऋग्वेद संस्कृत भाषा में लिखी गई थी। याद रखना है दोस्तों, वेद से एक क्वेश्चन जो है देखने के लिए खूब मिलता है। लगभग जो है हर साल के सीटेट के एग्जाम में मिलने की संभावना रहती है। तो याद रखना है, वेदों की संख्या 4 है। ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। सबसे पुराना वेद ऋग्वेद और सबसे नया वेद अथर्ववेद है। ऋग्वेद की रचना 3500 साल पहले हुई थी। ऋग्वेद संस्कृत भाषा में लिखी गई थी। चलिए अब अगला पॉइंट देखिए। ऋग्वेद में 1000 से ज्यादा प्रार्थनाएं हैं जिन्हें सूक्त कहा जाता है।
याद रखना है दोस्तों, ऋग्वेद में 1000 से ज्यादा प्रार्थना है जिसे सूक्त के नाम से जानते हैं। और सूक्त का अर्थ होता है दोस्तों अच्छी तरह से बोला गया। सूक्त का क्या अर्थ होगा? अच्छी तरह से बोला गया। ऋग्वेद में दोस्तों 3 देवता बहुत महत्वपूर्ण थे, अग्नि, सोम और इंद्र। याद रखना है दोस्तों, ऋग्वेद में कितने देवताओं को का महत्वपूर्ण स्थान था? तो 3 देवता बहुत ही महत्वपूर्ण थे, अग्नि, सोम और इंद्र। आगे देखिए, आगे है अग्नि आग के देवता थे, और इंद्र युद्ध के देवता थे, और सोम एक प्रकार का पौधा था जिससे एक खास पेय पदार्थ बनाया जाता था दोस्तों। याद रखना है, अग्नि आग के देवता थे, इंद्र युद्ध के देवता थे, और सोम एक प्रकार का पौधा था जिससे एक खास पेय पदार्थ यानी पीने वाला पदार्थ बनाया जाता था। अब देखिए, वैदिक प्रार्थनाओं की रचना ऋषियों ने की थी, कुछ प्रार्थनाओं की रचना महिलाओं ने भी की थी। ऋग्वेद की भाषा प्राक संस्कृत या वैदिक संस्कृत कहलाती है दोस्तों। अगर प्राक संस्कृत या वैदिक संस्कृत नहीं देकर के केवल संस्कृत रहेगा तब भी आपको उस ऑप्शन को टिक करना है। अगर प्राक या वैदिक संस्कृत लिखा है तो प्राक या वैदिक संस्कृत वाला ऑप्शन टिक करेंगे। ऋग्वेद की भाषा क्या थी? तो प्राक या वैदिक संस्कृत थी। संस्कृत भाषा भारोपीय भारोपीय दोस्तों याद रखना है, भारत और यूरोपीय दोनों भाषा परिवार का हिस्सा है। भारत और यूरोपीय मिलकर के भारोपीय हुआ है, इसलिए याद रखना है संस्कृत की भाषा कैसी थी? तो भारोपीय परिवार की हिस्सा थी। अगला पॉइंट देखिए, पूर्वोत्तर प्रदेशों में तिब्बत वर्मा परिवार की भाषाएं बोली जाती है। पूरब और उत्तर प्रदेश, पूरब और उत्तर वाला क्षेत्र जिसको पूर्वोत्तर प्रदेश कहा जाता है, इसमें जो है तिब्बत बर्मा परिवार की भाषा बोली जाती थी। झारखंड और मध्य भारत की कई हिस्सों में ऑस्ट्रो एशियाटिक भाषा परिवार से जुड़ी हुई थी। अगला देखिए, ऋग्वेद को छापने का काम तो मुश्किल से 200 साल पहले हुआ। दोस्तों पहले ऋग्वेद लिखा हुआ नहीं था, इसका केवल उच्चारण किया जाता था, लेकिन लिखने की काम कितना साल पहले हुआ? तो 200 साल पहले हुआ। फिर देखिए, पांडुलिपि को भूर्ज नामक पेड़ की छाल पर लिखी जाती है दोस्तों। याद रखना है, पांडुलिपि को भूर्ज नामक छाल पर लिखी जाती थी, और भूर्ज वृक्ष की छाल पर लिखी पांडुलिपि कश्मीर में पाई गई थी। 150 वर्ष पहले ऋग्वेद को सबसे पहली बार छापने के लिए ईल इसका प्रयोग किया गया था। इसी पांडुलिपि को देखकर अंग्रेजी अनुवाद तैयार हुआ, और यह पांडुलिपि पुणे महाराष्ट्र के एक पुस्तकालय में सुरक्षित है। पुणे कहाँ है दोस्तों? तो महाराष्ट्र में है, और महाराष्ट्र के पुस्तकालय में, पुणे के पुस्तकालय में पांडुलिपि को रखा गया है, सुरक्षित रखा गया है दोस्तों। ऋग्वेद की प्रार्थनाओं में अन्य दूसरी नदियों, खासकर सरस्वती, सिंधु और उसकी सहायक नदियों का भी जिक्र है। गंगा और यमुना का सिर्फ एक बार प्रयोग हुआ है दोस्तों। याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है यहाँ से। ऋग्वेद में किस नदी का उल्लेख सिर्फ एक बार हुआ है? तो इस प्रश्न का आंसर होगा गंगा और यमुना नदी का उल्लेख सिर्फ एक बार हुआ है ऋग्वेद में। ऋग्वेद में मवेशियों, बच्चों, खासकर पुत्रों और घोड़ों की प्राप्ति के लिए अनेक प्रार्थनाएं हैं। इस समय युद्ध के लिए कोई अस्थायी सेना नहीं होती थी। प्रायः राजा की मृत्यु के बाद उसका बेटा अपने आप ही शासक नहीं बन जाता था। यहाँ लोगों को अपने सरदार चुनने थे जो बहादुर और कुशल योद्धा हो। महापाषाण कब्रें बनाने की प्रथा लगभग 3000 साल पहले शुरू हुई थी।
यह प्रथा दक्कन, दक्षिण भारत, उत्तर पूर्वी भारत और कश्मीर में प्रचलित थी। सामान्यतः मृतकों को खास किस्म की मिट्टी के बर्तनों के साथ दफनाया जाता था, जिन्हें काले लाल मिट्टी के बर्तनों के नाम से जाना जाता है। इनके साथ ही मिले हैं लोहे के औजार और हथियार, घोड़े के कंकाल और सामान तथा पत्थर और सोने के गहने। दोस्तों, ब्रह्मगिरी की एक कब्र में 33 सोने के मनके और शंख पाए गए थे। याद रखना है, ब्रह्मगिरी के एक कब्र में कितने सोने के मनके मिले थे? तो 33 सोने के मनके और शंख पाए गए थे। महापाषाणों में 1 से अधिक कंकाल मिले हैं। वे यह दर्शाते हैं कि शायद एक ही परिवार के लोगों को एक साथ एक ही स्थान पर अलग अलग समय पर दफनाया गया था। बाद में मरने वाले लोगों को पोर्ट होल के रास्ते कब्रों में लाकर दफनाया जाता था। पोर्ट होल मतलब होता है दोस्तों मेन होल। अब देखिए, इनाम गांव यह भीमा की सहायक नदी घोर के किनारे एक जगह है। दोस्तों, यहाँ से क्वेश्चन बन जाएगा, भीमा की सहायक नदी क्या थी? तो भीमा की सहायक नदी थी कौन सी? घोर नदी थी। और इनाम गांव घोर नदी के किनारे में स्थित था। इस जगह पर 3600 से 2700 साल पहले लोग रहते थे। यहाँ वयस्क लोगों को प्रायः गड्ढे में सीधा लिटा कर दफनाया जाता था। अगला पॉइंट देखिए, यहीं पर एक आदमी को 5 कमरों वाले मकान के आंगन में 4 पैरों वाले मिट्टी के एक बड़े से संदूक में दफनाया गया था। याद रखना है, इनाम गांव में एक आदमी को 5 कमरे वाले मकान के आंगन में 4 पैरों वाले मिट्टी के एक बड़े से संदूक में दफनाया गया था। आज से लगभग 2000 साल पहले चरक नाम के प्रसिद्ध वैद्य हुए थे। इन्होंने चिकित्सा शास्त्र पर चरक संहिता नाम की किताब लिखी थी। याद रखना है दोस्तों, चरक संहिता कौन लिखा था? तो चरक नाम का प्रसिद्ध वैद्य, और 2000 साल पहले। वे कहते हैं कि मनुष्य के शरीर में 360 हड्डियां होती हैं। दोस्तों, चरक के अनुसार मनुष्य के शरीर में कितने हड्डियां होती है? तो 360 हड्डियां होती है। यह आधुनिक संरचना विज्ञान की 206 हड्डियों से बहुत ज़्यादा था। दोस्तों, आधुनिक समय में मनुष्य के शरीर में 206 हड्डियां होती हैं, लेकिन चरक अपने किताब में लिखा था जो मनुष्य के शरीर में 360 हड्डियां होती हैं। संभवतः चरक ने अपनी गिनती में दांत, हड्डियों के जोड़ और कार्टिलेज को जोड़कर यह संख्या बताई थी। कई हड्डियों पर काटने के निशान से यह अंदाजा होता है कि लोग इन्हें खाते होंगे। दोस्तों, काटने के निशान मिले हैं कई हड्डियों पर, तो इससे पता चलता है कि लोग इन्हें खाते होंगे। फिर देखिए, चीन की लेखन कला को जो 3500 साल के सबसे पुराने उदाहरण के रूप में देखा जाता है। यह जानवरों की हड्डियों पर लिखा गया था। इन्हें भविष्यवाणी करने वाली हड्डियां कहा जाता है। इस समय तक यहाँ के लोग लोहे का इस्तेमाल करना नहीं जानते थे। सूक्त का अर्थ होता है दोस्तों अच्छी तरह से बोला गया। सूक्त का क्या अर्थ होता है? याद रखिएगा, सूक्त का अर्थ होता है अच्छी तरह से बोला गया। अच्छी तरह से बोला गया वाक्य को दोस्तों सूक्त कहा जाता है। अब चलिए अगला पॉइंट देखिए, महापाषाण में सजाए गए पत्थर की प्राप्ति हुई है। महापाषाण से सजाए गए पत्थर की प्राप्ति हुई है। दोस्तों, पोर्ट होल का इस्तेमाल शव को दोबारा दफनाने के लिए किया जाता था। इनाम गांव के लोग जानवर खाते थे।
वेदों की रचना का प्रारंभ 3500 साल पहले हुआ था। महापाषाणों के निर्माण की शुरुआत लगभग 3000 साल पहले हुई थी। इनाम गांव, कृषकों का निवास इनाम गांव में 3600 से 2700 साल पहले हुआ करता था। चरक का जन्म 2000 साल पहले हुआ था। इस तरह से कक्षा 5 समाप्त हो गई। अब देखिए एनसीईआरटी इतिहास कक्षा 6 का पाठ नंबर 6, जिसका नाम है राज्य, राजा और एक प्राचीन गणराज्य। तो दोस्तों राज्य, राजा और एक प्राचीन गणराज्य से देखिए क्या क्या इंपॉर्टेंट है। पहला पॉइंट है, पहले राजा संभवतः जन यानी लोगों द्वारा चुने जाते थे, परंतु करीब 3000 साल पहले राजा बनने की इस प्रक्रिया में कुछ परिवर्तन हुआ। और क्या परिवर्तन हुआ देखिए दोस्तों। अब कुछ लोग बड़े बड़े यज्ञों को आयोजित कर राजा के रूप में प्रतिष्ठित हो गए। दोस्तों बड़ा बड़ा यज्ञ करके राजा के रूप में लोग प्रतिष्ठित हो गया। अश्वमेध एक ऐसा यज्ञ ही है। अश्वमेध यज्ञ एक ऐसा ही आयोजन था जिसमें एक घोड़ा को राजा के लोगों की देखरेख में स्वतंत्र विचरण के लिए छोड़ दिया जाता था। इस घोड़े को किसी राजा ने अगर पकड़ा तो उसे वहां अश्वमेध यज्ञ करने वाले राजा से लड़ाई करनी पड़ती थी। इन आयोजन में राजा का मुख्य स्थान होता था। उसे सिंहासन या बाघ की खाल के विशेष आसन पर बिठाया जाता था। विष अथवा वैश्य जैसे सामान्य लोग उपहार लाते थे। जिन्हें पुरोहित या शूद्र मानते थे, उन्हें कई अनुष्ठानों में शामिल नहीं किया जाता था। उत्तर भारत में खासकर गंगा यमुना क्षेत्रों में कई ग्रंथ रचे गए। ऋग्वेद के बाद रचे होने के कारण ये उत्तर वैदिक ग्रंथ कहे जाते हैं। इसके अंतर्गत सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद आते हैं और अन्य ग्रंथ भी शामिल हैं। अब देखिए पुरोहितों ने लोगों को 4 वर्गों में विभाजित किया जिन्हें वर्ण कहा जाता है। पहला वर्ण ब्राह्मणों का था। इनका काम वेदों का अध्ययन और अध्यापन और यज्ञ करना था, जिनके लिए इन्हें उपहार मिलता था। दूसरा स्थान शासकों का था, जिन्हें क्षत्रिय कहा जाता था। उनका काम युद्ध करना और लोगों की सुरक्षा करना था। तीसरा स्थान था दोस्तों, तीसरा स्थान था विश्य या वैश्य का। इनमें कृषक, पशुपालक और व्यापारी आते थे। यह ध्यान देने योग्य बात है कि क्षत्रिय और वैश्य दोनों को ही यज्ञ करने का अधिकार था। अंतिम वर्णों में अंतिम स्थान शूद्रों का था। इनका काम अन्य 3 वर्णों की सेवा करना था। इन्हें कोई अनुष्ठान करने का अधिकार नहीं था। यहाँ ध्यान देने योग्य बातें हैं कि शूद्र के समान महिलाओं को वेदों का अध्ययन करने का अधिकार प्राप्त नहीं था। दोस्तों महिलाओं को वेदों का पाठ करने का अधिकार नहीं था। दूसरा पात्र धूसर है दोस्तों। धूसर पात्र ज्यादातर थालियां और कटोरियां ही मिली है। ये पात्र बहुत पतली सतह के सुंदर और चिकने हैं। इनका प्रयोग खास मौकों पर महत्वपूर्ण लोगों को भोजन परोसने के लिए किया जाता था। धूसर पात्र। अब देखिए पुरातत्वविदों ने जनपदों की कई बस्तियों की खुदाई की है, जिनमें दिल्ली में पुराना किला, उत्तर प्रदेश में मेरठ के पास हस्तिनापुर और एटा के पास अतरंजी खेरा इनमें प्रमुख हैं।
लोग मिट्टी के बर्तन बनाते थे। इनमें कुछ धूसर और कुछ लाल रंग के होते थे। चित्रित धूसर पात्र में चित्रकारी की गई थी। करीब 2500 साल पहले कुछ जनपद अधिक महत्वपूर्ण हो गए। इन्हें महाजनपद कहा जाने लगा। अधिकतर महाजनपदों की राजधानी होती थी। अब देखिए, राजा अपनी राजधानी के चारों ओर विशाल, ऊंची और प्रभावशाली दीवार खड़ी कर अपनी समृद्धि और शक्ति का प्रदर्शन करते थे। इस समय राजा सेना रखने लगे थे। सिपाहियों को नियमित वेतन देकर पूरे साल रखा जाता था। महाजनपदों के राजा लोगों द्वारा समय समय पर लाए गए उपहारों पर निर्भर न रहकर अब नियमित रूप से कर वसूलने लगे थे। फसलों पर लगाए गए कर सबसे महत्वपूर्ण था, क्योंकि अधिकांश लोग कृषक ही थे। प्रायः उपज का 6वां भाग या हिस्सा कर के रूप में निर्धारित किया जाता था, जिसे भाग कहा जाता है। दोस्तों, जितना भी उपज होता था उसका 6वां भाग या 6वां हिस्सा कर के रूप में निर्धारित किया गया था, जिसे भाग कहा जाता था। इस समय हल के फाल अब लोहे का प्रयोग होने लगा था। इस समय धान के पौधों का रोपण अर्थात धान के पौधे तैयार कर उनका रोपण शुरू हो गया था। 200 सालों के भीतर मगध सबसे महत्वपूर्ण जनपद बन गया था। गंगा और सोन जैसी नदियां मगध से होकर बहती थी। यातायात, जल वितरण, जमीन उपजाऊ बनाने के लिए बहुत महत्वपूर्ण थी। मगध का एक हिस्सा जंगलों से भरा था। इन जंगलों से हाथियों को पकड़कर और इन्हें प्रशिक्षित कर सेना के काम में लगाया जाता था। अब फिर देखिए, इसके अलावा इस क्षेत्र में लौह अयस्क की खदानें थी। मजबूत औजार, हथियार बनाने के लिए ये बहुत उपयोगी थे। मगध में 2 बहुत ही शक्तिशाली शासक हुए, बिंबिसार और अजातशत्रु। याद रखना है दोस्तों, मगध में 2 बहुत शक्तिशाली शासक हुए, जिसका नाम था बिंबिसार और अजातशत्रु। महापद्म नंद एक और महत्वपूर्ण शासक थे। इन्होंने अपने त्रियंत्र का क्षेत्र इस उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिम भाग तक फैला लिया था। बिहार में राजगृह, जिसे आधुनिक राजगीर कहा जाता है दोस्तों, कई सालों तक मगध की राजधानी बनी रही। याद रखना है, मगध की राजधानी कहाँ थी? तो राजगृह, जिसको अभी वर्तमान समय में आधुनिक राजगीर हम लोग कहते हैं, उस टाइम में राजगृह इसका नाम था और ये मगध की राजधानी थी। बाद में मगध की राजधानी पाटलिपुत्र, जिसका आधुनिक नाम पटना है, को राजधानी बनाया गया। दोस्तों, कई साल बाद मगध की राजधानी पाटलिपुत्र बना, जिसका अभी वर्तमान में नाम है पटना। अब देखिए, 2300 साल से पहले मेसिडोनिया का राजा सिकंदर विश्व विजय करना चाहता था। दोस्तों, याद रखना है, 2300 साल पहले मेसिडोनिया का राजा सिकंदर था और विश्व विजेता बनना चाहता था। विश्व पे अपना राज स्थापित करना चाहता था। जब वह मगध की ओर कूच करना मतलब दोस्तों मगध की ओर बढ़ना चाहा, तो उसके सिपाहियों ने इनकार कर दिया। वे इस बात से भयभीत थे कि भारत के शासकों के पास पैदल, रथ और हाथियों की बहुत बड़ी सेना है। याद रखना है दोस्तों, 2300 साल पहले मेसिडोनिया का राजा सिकंदर विश्व विजेता बनना चाहता था और जब वह मगध की ओर आ रहा था तो उनके सिपाहियों ने ब्यास नदी को पार करने से इनकार कर दिया और ब्यास नदी को पार करने के बाद ये लोग मगध में प्रवेश करता
और इसलिए व्यास नदी को पार करने से इनकार कर दिया। और इनकी सेना और ये लोग भयभीत थे कि भारत के शासकों के पास पैदल, रथ और हाथियों की बहुत बड़ी सेना थी। अगला पॉइंट देखिए, वज्जी की राजधानी वैशाली बिहार में। वज्जी की राजधानी कहाँ थी? वैशाली में, जो बिहार में है। और यहाँ एक अलग किस्म की शासन व्यवस्था थी जिसे गण या संघ कहते हैं। गण या संघ में कई शासक होते थे। कभी कभी लोग एक साथ शासन करते थे, जिनमें से प्रत्येक राजा कहलाता था। दोस्तों, बहुत सारा आदमी मिल करके शासन करता था और प्रत्येक राजा कहलाता था गण या संघ में। और कहाँ है यह? वैशाली में है। वज्जी की राजधानी वैशाली थी, जो बिहार में स्थित है। स्त्रियां दास तथा कम्मकार को सभाओं में हिस्सा नहीं ले सकते थे। दोस्तों, स्त्रियां दास तथा कम्मकार सभा में हिस्सा नहीं ले सकते हैं, ये नियम था। वज्जी संघ का यह वर्णन दीर्घ निकाय से लिया गया है, एक प्रसिद्ध बौद्ध ग्रंथ है जिसमें बुद्ध के कई व्याख्यान दिए गए हैं। इन्हें करीब 2300 साल पहले लिखा गया था। अब देखिए, अजात शत्रु वज्जी संघ पर आक्रमण करना चाहते थे। इन्होंने अपनी मंत्री वस्कार को बुद्ध के पास सलाह के लिए भेजा। दोस्तों, याद रखना है, कौन वज्जी संघ पर आक्रमण करना चाहते थे? तो अजात शत्रु। और इसी के लिए सलाह मशविरा करने के लिए अपने मंत्री वस्कार को बुद्ध के पास भेजा। देखिए, बुद्ध ने उनसे पूछा कि क्या वज्जी सभाएं नियमित रूप से होती है तथा उनमें सभी सदस्य उपस्थित होते हैं। जब उन्हें पता चला कि ऐसा होता है तो उन्होंने कहा कि वज्जी तब तक उन्नति करते रहेंगे जब तक वे पूर्ण और नियमित सभाएं करते रहेंगे, आपस में मिलजुल कर काम करते रहेंगे, पारंपरिक नियमों का पालन करते रहेंगे, बड़ों का सम्मान, समर्थन और उनकी बातों पर ध्यान देते रहेंगे। वज्जी महिलाओं के साथ जोर जबरदस्ती नहीं करेंगे और उन्हें बंधक नहीं बनाएंगे। शहरों तथा गांवों में चैत्यों का रखरखाव करेंगे, विभिन्न मतावलंबी संतों का सम्मान करेंगे और उनके उनके आने या जाने पर कोई रोक नहीं लगाएंगे। कई शक्तिशाली राजा इन संघों को जीतना चाहते थे। इसके बावजूद उनका राज्य अब से लगभग 1500 साल पहले तक चलता रहा। उसके बाद गुप्त शासकों ने गण तथा संघ पर विजय प्राप्त कर उन्हें अपने राज्य में शामिल कर लिया। लगभग 2500 साल पहले एथेंस के लोगों ने एक शासन व्यवस्था की स्थापना की जिसे प्रजातंत्र कहते हैं। दोस्तों, एथेंस के शासक ने 1500 साल पहले एक शासन व्यवस्था की स्थापना की थी जिसका नाम था प्रजातंत्र। यह व्यवस्था लगभग 200 सालों तक चली। इसमें 30 साल से ऊपर के उन सभी पुरुषों को पूर्ण नागरिकता प्राप्त थी जो दास नहीं थे। वहां एक सभा थी जो महत्वपूर्ण विषयों पर निर्णय लेने के लिए एक साल भर में कम से कम 40 बार बुलाई जाती थी। याद रखना है दोस्तों, सभा एक साल में कितनी बार बुलाई जाती थी? तो 40 बार बुलाई जाती थी। नए शासक का उदय लगभग 3000 साल पहले हुआ। महाजनपद लगभग 3000 साल पहले हुआ। सिकंदर का आक्रमण 2300 साल पहले हुआ। गण या संघ राज्यों का अंत लगभग 1500 साल पहले हुआ था। यानी गण या संघ का अंत हो गया 1500 साल पहले। अब देखिए दोस्तों, अश्वमेध के घोड़े को अपने राज्य से गुजरने की छूट देने वाले राजाओं को यज्ञ में आमंत्रित किया जाता था और
जो उस घोड़ा को पकड़ता था उससे अश्वमेध करने वाले राजा उससे युद्ध करते थे। इस तरह से दोस्तों पार्ट नंबर 4, 5 और 6 तीनों पार्ट कंप्लीट हो गया और आप इसका रिवीजन कर लिए। अब पार्ट नंबर अध्याय नंबर 7, 8 और 9 अगला पार्ट में लाएंगे। अगर वीडियो आपको पसंद आया तो आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों। फिर मिलेंगे अब अगले वीडियो में, तब तक के लिए आपको धन्यवाद।